सभी विद्यार्थी जो हमारे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं वो दो क्षेत्र हैं। आपको पिछले वर्षों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखाई भी देगा, और वो दो क्षेत्र हैं मौद्रिक क्षेत्र और दूसरा आपका है राजकोषीय क्षेत्र। मौद्रिक क्षेत्र और राजकोषीय क्षेत्र, अगर आप पिछले 10 वर्षों का एनालाइज करोगे तो यहां प्रति वर्ष लगभग 3-3 क्वेश्चंस, यानी अगर यूपीएससी में आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 6 क्वेश्चंस केवल इन्हीं दो क्षेत्रों से आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। 6 क्वेश्चंस केवल एक ही टॉपिक से आ जाए। आप देखिए पिछले सालों का, आपको दिखाई देगा कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अपने आप में बहुत टेक्निकल टॉपिक भी है। उसी एक टेक्निकल टॉपिक का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं ताकि आप उसे सरलता से समझ सकें। और वो टॉपिक क्या है? बाजार स्थिरीकरण प्रक्रिया। बाजार स्थिरीकरण व्यवस्था जो आरबीआई ने व्यवस्था जो आरबीआई ने 2004 से प्रारंभ करी। 2004 से ही क्यों प्रारंभ करी? पहला ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि 1991 तक भारत में जो विनिमय दर थी वो प्रतिबंधित विनिमय दर थी, पैक्ड एक्सचेंज रेट था। 1991 के बाद रुपए को परिवर्तनीयशीलता बनाया गया ताकि हमारी विनिमय दरें भी बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित होने लगे। 1991 की जो आर्थिक नीति आई उसका मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य टेक्निक्स क्या थी? वैश्वीकरण था। और वैश्वीकरण के दौरान आपको सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करना होता है। उसी चरण में भारत सरकार ने रुपए को पूरी तरह परिवर्तनीय बनाने की तरफ कदम रखे और बहुत हद तक आज उसे पूंजी खाते पे भी परिवर्तनीय बना दिया गया, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारे देश की विनिमय दर, अब मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, पहले आपसे उसे रूबरू करा दूं। ये विनिमय दर क्या होती है? विनिमय दर का मतलब है $1 को भारत के कितने रुपए खरीद सकते हैं। आज की तारीख में देखोगे तो लगभग $1 की कीमत 83 रुपया 16 पैसे है, लेकिन इसकी कीमत कभी बहुत ऊंची भी हो सकती है, बहुत नीचे भी जा सकती है। इस तरह की जो फ्लक्चुएशंस कीमत में होंगे डॉलर की, वो अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। उसी समस्या के समाधान के लिए आरबीआई ने 2004 में, क्योंकि 1991 के बाद हमने कन्वर्टेबिलिटी या रुपए को परिवर्तनीय बनाया, विनिमय दरों का निर्धारण बाजार शक्तियों के आधार पर किया, इसीलिए कब से? 2004 से बाजार स्थिरीकरण की प्रक्रिया लागू करी। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि आखिर 2004 से ही हमने बाजार स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्यों प्रारंभ करी। अब दूसरा प्रश्न कि ये विनिमय दरें होती क्या है, इनका निर्धारण कैसे होता है? ये आपका प्रारंभिक परीक्षा भी क्वेश्चन है और मुख्य परीक्षा का भी क्वेश्चन है। तो पहले आप समझेंगे कि विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार होता है, उसके बाद आप समझेंगे कि बाजार स्थिरीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है किस तरह के नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले आप समझिए विनिमय दर का निर्धारण। विनिमय दर का निर्धारण, तब आपको बाजार स्थिरीकरण प्रक्रिया थोड़ा समझ में आएगी। विनिमय दर का निर्धारण डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति के द्वारा होगा। जहां डॉलर की मांग और पूर्ति बराबर होगी वही हमारी एक विनिमय दर होगी, जिसे आपकी बाजार शक्ति या मांग और पूर्ति की शक्तियों ने निर्धारित किया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई डॉलर की डिमांड भारत में क्यों होगी? डॉलर की लोग इसलिए मांग करते हैं क्योंकि उन्हें विदेशों से वस्तुओं का, सेवाओं का आयात करना है, यानी विदेशी आयात की वजह से हमारे देश में डॉलर की मांग उत्पन्न होगी। अब दूसरा प्रश्न ये समझिए, हमारे देश में विदेशी वस्तुएं जितनी ज्यादा सस्ती होंगी, हमारे देश में डॉलर की मांग उतनी ही अधिक होगी। इसका यह मतलब हुआ डॉलर की रुपए में कीमत
प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म ऑफ रुपी जितना भी कम होगा, देश में डॉलर की मांग उतनी ही अधिक होगी। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया? मैं डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा, अभी एरो डायग्राम से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इसे बेहतर से समझें। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत में डॉलर की पूर्ति का कारण क्या है, यानी भारत के निर्यात और भारत के लोग या भारत की कंपनियां, व्यापारी कब निर्यात ज्यादा करेंगे? जबकि उनके निर्यातों की कीमतें अच्छी हों, यानी प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म ऑफ रुपी अगर उन्हें ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेंगे। इसके द्वारा यानी मांग और पूर्ति के द्वारा ही विनिमय दर का निर्धारण होगा। ये कैसे होगा जरा देखिए। अब डायग्रामेटिकली उसी बात को समझिए जो अभी हमने एरो डायग्राम से आपसे चर्चा करी। ये क्या है? विनिमय दर, या आप जिसे एक्सचेंज रेट बोलते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म ऑफ रुपी। एक डॉलर की रुपए में क्या कीमत है, और यहां पर आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, मांग और पूर्ति है किसकी? डॉलर की। आप जरा फर्स्ट देखिएगा डिमांड ऑफ डॉलर। आप देख रहे हैं ये जो डॉलर की भारत में डिमांड है, वास्तव में उन वस्तुओं से उत्पन्न हुई जिनका भारत के लोग आयात करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं डिमांड ऑफ डॉलर इज द डिराइव्ड डिमांड फ्रॉम इंपोर्टेड कमोडिटीज ऑफ इंडिया। भारत के लोगों द्वारा जो हमने वस्तुएं आयात करी उनसे व्युत्पन्न मांग डॉलर की डिमांड है। इसी तरह से सप्लाई ऑफ डॉलर क्या है जी? हमारे द्वारा दूसरे देशों को निर्यात करने से हमें जो डॉलर प्राप्त होंगे वो हमारे डॉलर की पूर्ति होगी। और हम लोग कब ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेंगे? हमारे उत्पादों की जितनी ज्यादा अच्छी कीमत मिलेगी हम उतना ज्यादा निर्यात करेंगे। इसलिए डॉलर का पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा और डॉलर का मांग नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होगा? हमें जितनी सस्ती वस्तुएं दूसरों से मिलेंगी हम उतना ज्यादा डॉलर की मांग करेंगे, और जहां एक दूसरे को काटेंगे, बराबर होंगे, वही देश में विनिमय दर निर्धारित होगी। अगर आप जनवरी 2024 की बात करते हैं तो ये विनिमय दर आज की तारीख में लगभग 83 रुपया 16 पैसा, यानी 83 रुपीज 16 पैसा बराबर एक डॉलर के आज 83.16 रुपीज पर डॉलर के बराबर है, जो हमारी विनिमय दर का निर्धारण करती है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। आगे बढ़िए कि ये विनिमय दर निर्धारित हो गई, अगर ये स्थिर बनी रहती है तो देश की अर्थव्यवस्था में वैश्विक जगत का विश्वास बना रहेगा और अर्थव्यवस्था पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कब पड़ेगा? यदि भारत की विनिमय दरें तेजी से बढ़ें, यानी भारत का रुपए का मूल्य ह्रास हो। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यदि भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे बढ़ा दे, ज्यादा खर्चा करे, आय कम करे, तो इसका परिणाम यह होगा कि भारत के डॉलर की डिमांड भारत में बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? आप देखिए इस विनिमय दर पर डॉलर की मांग कितनी है? आर के बराबर। हमारा जो डिमांड ऑफ डॉलर है मैं यहां पे देता हूं, वो बराबर है किसके? आर के। सप्लाई ऑफ डॉलर हमारी कितनी है? आर ई के। आपको दिखाई दे रहा होगा आर ई कम है आर के से। ये प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म ऑफ रुपी बढ़ना शुरू करेगा और तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि दोनों मांग और पूर्ति में पुनः संतुलन ई डैश बिंदु पर नहीं आ जाता। सपोज ये हमारा 90 रुपीज पर डॉलर हो जाता, 90 रुपीज पर डॉलर हमारा ये एक्सचेंज रेट हुआ, यानी रुपए का मूल्य ह्रास हुआ। अब डाटा देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023 में ऐसा दिया गया कि 2022 और 2023 के बीच भारत के रुपए में 8% का डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास हुआ। ये कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। देश की विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखना अच्छी प्रवृत्ति है। वही अगर आपकी विनिमय दरें घट रही हैं, लगातार डेप्रिसिएशन हो रहा है आपकी करेंसी का, ये जैसा ही है कि आपके निर्यात बढ़ेंगे, क्योंकि आपके निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते हुए, आपके आयात घटेंगे।
हो सकता है चालू खाते का घाटा इससे घटे, लेकिन आपके पास जो विदेशी ऋण है वो आपके बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, आपकी व्यापार की शर्तें लगातार खराब होंगी। तीसरा, आपका अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति में अस्थिरता दिखाई देगी, जो लोगों का कॉन्फिडेंस कम करेगी। हो सकता है आपका देश में जो विदेशी निवेश हुआ है वो भी बाहर की तरफ फ्लो करने लगे। इस तरह के इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे। इन सब से बचाने के लिए आरबीआई ने जो 2004 में बाजार स्थिरीकरण प्रक्रिया लागू करी, जिसके अंतर्गत आरबीआई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में प्रत्यक्ष डॉलर या विदेशी विनिमय की खरीद और बेच के माध्यम से संतुलन स्थापित करता है, उसी व्यवस्था को हमने क्या कहा, बाजार स्थिरीकरण प्रक्रिया का नाम दिया। अब आपको हम समझाएंगे किस तरह से इस व्यवस्था के अंदर आरबीआई डॉलर और रुपए को, विनिमय दर को स्थिर करने का प्रयास करता है। अभी आपने देखा कि हमारे देश में ईके के बराबर डॉलर की अतिरिक्त मांग है। यदि आरबीआई इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सचेंज कमोडिटीज, ये जो हमारा करेंसी मार्केट है, डॉलर को बेचना शुरू करेगा, रुपए को परचेज करेगा, परिणाम यह होगा कि डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी, और जैसी डॉलर की पूर्ति बढ़कर एस डॉलर डैश पे पहुंची तो पुनः संतुलन के बिंदु पर हो गया, जिसकी विनिमय दरें पुनः स्टेबलाइज हो गई। इस तरह से आरबीआई अपने मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम के माध्यम से देश के अंदर विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है। और यह अधिकार किसके थ्रू, हमारे अंतरराष्ट्रीय मुद्रक संघ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, कोष के द्वारा दिया गया है, ताकि वैश्विक जगत में स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य प्राप्त करे जा सके, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी रखे गए हैं 2030 के लिए, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस, और अभी हम लोग हाल फिलहाल में जैसे ही बजट और सर्वे आता है तो करंट इश्यूज भी डिस्कस करेंगे, और वो करंट इश्यूज जो बच्चों को समझ में नहीं आते, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बोलती हैं उसमें क्या चेंजेस आए हो, टेक्निकल वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आते, हम थ्योरेटिकल ग्राउंड पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आप अपने सिविल सेवा की परीक्षा में एक आंसर एक बेहतर लिख सके, रियलिस्टिक हो, वो उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इसी के लिए आप हमारे लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है द इकोनॉमी का IAS, उस पर जा सकते हैं। आप उसे द इकोनॉमी का IAS, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9999237051। और अगर आपको रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुखर्जी नगर और आपका नेहरू विहार के अंदर। और कोई भी आपको कमेंट हो तो आप कमेंट करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसका भी आंसर हम आपको देंगे। इन्हीं अगले किसी नए टॉपिक के साथ आप फिर से मिलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।